अब सप्लाई साइड में हम फोर्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में कौन कौन सी पॉलिसी आई, कौन कौन से नए नए पॉलिसी अमेंड हुई थी और कौन से चेंजेस आए थे, वो हम पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर में तो बैंकिंग भी आ जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर आ जाएगा और कैपिटल मार्केट आ जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे और इंश्योरेंस सेक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है? द फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म that were introduced by the government since the earlier 1990s are aim to make the Indian financial sector stronger and the transparent, right? मेन एम क्या था फाइनेंशियल सेक्टर का कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है, इंस्टीट्यूट जो है, उसको क्या करना, स्ट्रांग बनाना, राइट? द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द कैपिटल। जैसे कि हमें पता है फाइनेंशियल सेक्टर क्या क्या इंक्लूड करता है। बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग भी फाइनेंशियल सेक्टर का एक पार्ट होता है। बैंकिंग में सारे मनी रिलेटेड काम होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी वही होता है और कैपिटल मार्केट में भी मनी से रिलेटेड काम होता है, राइट? तो इसलिए हम बैंकिंग, इंश्योरेंस और कैपिटल को बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द chairmanship of M. Narasimha to examine all the aspect of the financial system in India. नरसिम्हा ऐसे एक चेयरमैन थे जिन्होंने बहुत सारी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, लॉन्च की थी, ठीक है। तो द नरसिम्हा कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1991। और फर्स्ट उन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो भी नई नई पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी को लेकर उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1991 में। और इन 1997 में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ सेकेंड कमिटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और 1997 में क्या किया गवर्नमेंट ने? सेकेंड कमिटी बुलाई। और वो कमिटी किस लिए थी? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरसिम्हा। और दिस कमेटी सबमिटेड अ सेकेंड रिपोर्ट इन अप्रैल 1998। और ये कमेटी ने जो रिपोर्ट निकाली, जो चेंजेस किए पॉलिसी में, वो सारी रिपोर्ट कब सबमिट किए? अप्रैल 1998 में। और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दीज कमिटीज, ठीक है। और वो कमेटी कौन कौन सी होंगी? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन से चेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में। पहले बैंकिंग सेक्टर 1991 से पहले कैसे चलता था, अभी 1991 के बाद जब ये सारे कमिटी जो है, जो सबमिट किए रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट के बाद कितने सारे चेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर में, वो हम पढ़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, banking sector reform were first initiated in 1992 based on the recommendations of Narsimham committee, ठीक है। फर्स्ट क्या है? द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन द बैंकिंग सेक्टर सिंस 1991 आर, फर्स्ट है लोअरिंग ऑफ एसएलआर, ठीक है। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक ऐसा रेट होता है जो हर एक डिपॉजिट पे कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके या फिर गोल्ड में रखना पड़ता है। उसके कुछ रेट होते हैं। हैज़ बिन रिड्यूस ग्रेजुअली। पहले जो एसएलआर का था रेट, वो बहुत ज़्यादा था, 35% तक ज़्यादा था, राइट। बट इस कमिटी के बाद ये रेट कम हो गया। एज ऑन द अप्रैल 2018 इट इज़, अब करेंटली इसका रेट क्या है? 19.5%, ठीक है। इससे पहले 25% होता था, 26% होता था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये रेट होते थे। जैसे कि कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखना पड़ता था। बट और इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता था इकोनॉमी का, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे पाती थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता था। तो इस कमेटी ने इस जो एसएलआर का रेट है उसको क्या किया? रिड्यूस किया। लोअरिंग ऑफ सीआर, सीआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। सीआर ऐसा रेट होता है, वही सेम जो भी डिपॉजिटर डिपॉजिट करते कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक को अपने हर एक डिपॉजिट से 4% आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता था। तो ये जो सीआर 1991 के पहले, जो नरसिम्हम कमेटी के पहले, बहुत ज़्यादा रेट होता था, राइट। तो कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा रेट में पैसे डिपॉजिट के आरबीआई के पास रिजर्व करके रखने पड़ते थे। बट इस कमेटी के बाद वो भी रेट कम हो गया। द कैश रिजर्व रेशियो was reduced gradually from the 15% in 1991 to 4। देखो पहले कितना था? 15%। इतना ज़्यादा डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता था, बट वो रिड्यूस करके कितना हो गया? 4.5, जो करंट है। In June 2003 this has released more fund for the lending। देखो जैसे कि मैंने बताया, ये रेट कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं,
क्योंकि उसको आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे देने नहीं देने पड़ते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे बच जाने की वजह से वो क्या कर सकता है, लेंडिंग टू अदर सेक्टर, मतलब लोन दे सकता है। अगर जितना ज़्यादा लोन देगा उतना ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे लोन लेके, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, राइट। तो ये ग्रोथ नहीं हो पा रही थी क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा था ये सीआरआर का, तो रेट कम हुआ। अब करंट कितना है, 4% है 2018 में, अप्रैल 2018 के हिसाब से सीआरआर कितना हो गया, अभी 4% हो गया, और पहले कितना था, 15%। ठीक है, ये हुआ सेकेंड रिफॉर्म हुए बैंकिंग सेक्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कम करना इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके। थर्ड था डी डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को भी डीरेगुलेट किया और बहुत सारे इंटरेस्ट रेट जो थे उनको शेड्यूल किया और अनशेड्यूल किया, राइट। देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव नाउ द फ्रीडम टू सेट इंटरेस्ट रेट। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं जो आरबीआई के अंडर होते हैं और हाई रेट पे होते हैं, उनका रेट जो होता है क्रेडिट रेट बहुत अच्छा होता है, तो वो सारे कमर्शियल बैंक को फ्रीडम है कि वो इंटरेस्ट रेट खुद से डिसाइड कर सकते हैं। This is expected to bring the healthy competition among the bank and they increase their operational efficiencies। ठीक है, और इस फ्रीडम की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि वो खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें कितना रेट पे लोन देना है और कितना नहीं देना है, तो वो बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऐसा नॉर्म्स होता है, ये एक गाइडलाइंस होती है जो आरबीआई इम्प्लीमेंट करती है। आरबीआई बहुत सारे गाइडलाइंस, रूल्स और जनरल रूल्स बनाती है बैंक के लिए, राइट। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द रिकग्नाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस होती है और ये जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ये इसलिए बनाया जाता है कि जो भी इनकम है बैंक वगैरह की वो रिकग्नाइज हो सके, राइट। और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, असेट्स क्लासिफाइड हो सके बैंकिंग सेक्टर में, जो असेट्स है वो क्लासिफाई हो सके। एंड प्रोविजनिंग ऑफ बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन करके रखना इनकम, जैसे कि इन फ्यूचर की बैड डेप्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा किसी भी इनकम को लेके, राइट। तो उसको उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखना इनकम का, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है इंटरनेशनली उसके बेस्ड पे। This will ensure that the books of commercial bank reflected their financial position more accurately। और ये सारी गाइडलाइंस और नॉर्म्स की वजह से क्या होगा कि जो भी कमर्शियल बैंक की बुक है, जो भी कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली, मतलब क्या, ट्रू, मतलब सच्चाई, ऐसा बोलते हैं ना, सच और डेटा निकालेंगे, राइट। तो ये सारी गाइडलाइंस बैंक को फॉलो करनी पड़ती है, तो ये एक इम्प्लीमेंट हुआ था, रिफॉर्म हुआ था। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स। अब कैपिटल एडिक्वेंसी क्या होता है कि मतलब बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल रहना चाहिए, ऐसा भी रिफॉर्म हुआ था 1991 के बाद। तो हम पढ़ेंगे अभी, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो मेजर्स अ बैंक्स कैपिटल इन द रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, राइट। जो भी रिस्क वेटेड एसेट है, मतलब जो ऐसे एसेट हैं जो इन फ्यूचर में उसका लॉस होने वाला है, राइट, तो उसके लिए कैपिटल एडिक्वेंसी होनी चाहिए बैंक के पास, राइट। और इट प्रमोट्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अंडर द बेस्ड थर्ड, जैसे बेस्ड वन, बेस्ड टू और बेस्ड थर्ड होता है, राइट, थ्री होता है, ऐसे बेसिस होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ बेस थ्री दिया है, तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। क्या लिखा है लोगों ने, इट प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब कैपिटल एडिक्वेंसी होने से क्या होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे तो लॉस हो जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमिक में और बैंकिंग सेक्टर में, राइट। तो कैपिटल एडिक्वेंसी होनी चाहिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, और इट मस्ट बी मिनिमम 8%, मिनिमम ऑफ 8% होना चाहिए। और क्या है, मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी 8% होनी चाहिए। और 6.1 है असेस टू कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इसमें क्या लिखा है, nationalized commercial bank are allowed to access capital market for fund, right, through the public issues। ठीक है, जो हमारी कमर्शियल बैंक है ना, वो क्या कर सकती है, कैपिटल मार्केट से फंड, मतलब फंड जनरेट कर सकती है। कैसे, पब्लिक इश्यूज, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं, ठीक है, शेयर वगैरह, डिबेंचर, ये सब क्या कर सकती है, वो इशू कर सकती है, मतलब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है कैपिटल मार्केट में, तो डबल होंगे, जनरेट होंगे, या फिर जो भी मार्केट रेट होगा उस रेट पे उनको डबल करके मिलेंगे या ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। तो इस तरह का ये अपनी कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है और फंड ले सकती है, कहाँ से,
कैपिटल मार्केट से। ये एक रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, अभी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है इनकम जनरेशन के लिए, राइट। तो ये भी एक रिफॉर्म हुआ था। सेवेंथ क्या है, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा हुआ था कि 1991 के बाद, 1991 के पहले क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की एंट्री नहीं थी उतनी, राइट, उतनी नहीं होती थी। बट 1991 के बाद ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म आए बैंकिंग सेक्टर में, जिससे कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स जो बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करें, एंटर करें, राइट। गवर्नमेंट हैज permitted the entry of new private sectors bank. Okay, this has provided the competition in the public sector bank. सीधी सी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर करेगी बैंकिंग सेक्टर में, तो इस पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, राइट, और प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होता है तो उनकी जॉब की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, और उनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग का, राइट। तो इस तरह वो लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस कंपटीशन की वजह से क्या करने लगी, पब्लिक सेक्टर भी एक्सपांड करने लगी, राइट। तो ये एक अच्छी बात हुई थी। एंड सेवेंथ एट्थ है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। Scheduled date commercial bank have been given freedom to open up new branches and upgrade extensions counters, right। देखो, ये जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आते हैं गवर्नमेंट के, राइट, और बेस्ट क्वालिटी के बैंक होते हैं। ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थे, उनको फ्रीडम दी गई थी कि वो नए नए ब्रांचेस ओपन अप कर सकते हैं, और अपनी जो अपग्रेड एक्सटेंशन काउंटर, जो उनके मतलब एसेट्स वगैरह है, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, अपने ब्रांच को एक्सपांड कर सकते हैं, उनको इतनी फ्रीडम दी गई थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर बैंक को फ्रीडम देते हैं तो वो अच्छे से काम, इफिशिएंटली काम करते हैं बैंक में, राइट, क्योंकि उनको कुछ लिमिट में नहीं रखा जाता। और दे आर ऑल्सो परमिटेड टू क्लोज नॉन वाइबल ब्रांचेस अदर देन इन द रूरल एरिया। बैंक लेंडिंग नॉर्म्स हैव बीन ऑल्सो लिबरलाइज्ड। ठीक है, लोन देने की या फिर रूरल एरिया में जो ब्रांचेस है वो खोल सकते हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट अगर उनसे कोई उनको फायदा नहीं हो रहा तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक लेंडिंग नॉर्म्स हैव बीन ऑल्सो लिबरलाइज्ड। जो लोन देने की जो एक्टिविटी है बैंक की, फंक्शन जो है, उसको भी लिबरलाइज किया, मतलब फ्रीडम दिया इस जो रिफॉर्म हुए बैंकिंग सेक्टर में, राइट। और नाइन्थ है स्पेशल रिकवरी रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ये जो स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होता है ना, ये मतलब ट्राइब्यूनल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको दो तीन लाइन दिया है यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज सेट अप स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल्स टू फैसिलिटेट क्विकर रिकवरी ऑफ लोन एरिया। बस सीधी सी बात इतना समझ लो, स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल्स ऐसी चीज होती है जो जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाता है कि लोगों से जो भी लोन लोन दिया है वो क्विकली कैसे रिकवर हो सके, राइट। तो ये स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग एरियाज में। क्योंकि लोन देती है बैंक, तो उसको रिकवरी तो करना पड़ता है, क्योंकि बैंक ने लोन दिया है, वापस नहीं आएगा तो बैंक को लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये चाहती नहीं थी बैंकिंग सेक्टर और आरबीआई, राइट। तो स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बना के रखा था उन्होंने, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, कि अगर जो भी लोन लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया से उस लोन की रिकवरी करें। ठीक है, तो ये सारे थे बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, जो फाइनेंशियल सेक्टर का ही पार्ट है।